हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अर्जुन सिंह धुर्वे वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच डांस फॉर्म, यानी अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए इन्हें आपका 2022 में जो है पद्म श्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है ये आपके मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य शैली के लिए जो है इनके योगदान के लिए इन्हें 2022 में जो है पद्म श्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो बैगा नृत्य शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका बैगा नृत्य ये आपका किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए मटकी और जवारा जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के जो है ये आपके सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके अलावा भरम, सैटम, सैला और अहराई ये जो नृत्य है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति समूह के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। वहीं अगर आपके दोहा के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका दोहा नृत्य है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में भील जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर टुगेदर नन एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, यानी निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को जो है यह आपका कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति जो वो कहा जाता है। तो देखिए, अगर कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति की बात कर ले तो इसे जो आपका कर्नाटक संगीत का जो है तीन रत्नों के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के उत्कृष्ट संगीतकार के रूप में जो है ये आपके संगीतकार को तिकड़ी को जो ये आपका संदर्भित करता है। और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में जो है ये आपके त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री जो वो आ जाते हैं। तो ये तीनों नाम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो देखिए कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जो है ये पुरंदर दास को जो वो जाना जाता है। वहीं कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जो है ये आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो वो जाना जाता है। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आपको एक बात आपको ध्यान में रखना है कि संगीत के क्षेत्र में आपका भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला है ना, ये आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ही है। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपका 1998 में जो है इन्हें संगीत के क्षेत्र में जो है आपका भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी इनमें से कौन जो है राज्य योजना बोर्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में जो ये कार्य करते हैं। तो देखिए, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो वो कार्य करते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर स्टेट प्लानिंग बोर्ड यानी राज्य नियोजन बोर्ड की बात कर ले तो देखिए इसका जो गठन है ना, ये सामान्य प्रशासन विभाग के 24 अक्टूबर 1972 के संकल्प के तहत जो है इस बोर्ड का गठन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स वेयर वन बाय द महाराष्ट्र इन द 37th नेशनल गेम्स, यानी 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, इसमें महाराष्ट्र ने जो है कितने स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो देखिए, अगर सबसे पहले 37वीं नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो ये जो आपका 2023 में जो है ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था। और इसमें महाराष्ट्र जो है ये आपका पदक तालिका में जो है ये आपका पहले स्थान पे रहा था। और महाराष्ट्र के द्वारा टोटल आपके 228 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपका 80 स्वर्ण यानी 80 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था, 69 जो ये आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 79 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। तो
महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया था, तो 80 गोल्ड मेडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरे स्थान पे जो आपका कौन सा रहा था, तो ये आपका सर्विसेज की टीम रहा था। सर्विसेज के द्वारा जो है आपके टोटल जो है 126 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपके 66 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था, 27 आपका सिल्वर मेडल और 33 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। और तीसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, हरियाणा के द्वारा जो आपके टोटल 192 पदक जो वो जीते गए थे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर 192 पदक हरियाणा ने जीता है, तो ये तीसरे स्थान पे कैसे आ गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्विसेज का जो गोल्ड मेडल था ना, वो सबसे ज़्यादा था हरियाणा से, इसलिए आपका सर्विसेज जो है आपका दूसरे नंबर पे रहा है और हरियाणा जो है आपका तीसरे नंबर पे रहा था। हरियाणा ने जो है इसमें जो है 62 जो वो आपके गोल्ड मेडल जीते थे, 55 जो वो सिल्वर मेडल और 75 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। और ये जो आपका हरियाणा राज्य है ये तीसरे पायदान पे रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेल में जो आपके पहले स्थान पे जो आपका राज्य रहता है ना आपके पदक तालिका में, उसे जो आपका राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी से जो वो नवाजा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2023 में जो आपका राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी से जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य को जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले, तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 2022 में जो है गुजरात के 6 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो आपका 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका उत्तराखंड राज्य में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पूरी यात्रा में जो है किस भगवान के लिए जो ये आपका होती है। तो देखिए जो आपका पूरी यात्रा जो उड़ीसा राज्य में निकाला जाता है, ये जो आपका भगवान जगन्नाथ के लिए जो वो निकाला जाता है। और भगवान जगन्नाथ की जो ये आपका रथ यात्रा है ना, ये आपके प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो है द्वितीया तिथि से जो ये आपका शुरू होता है। तो भगवान जगन्नाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पूरी यात्रा में जो है भगवान जगन्नाथ के साथ और किन दो का जो है आपका रथ यात्रा जो वो निकाला जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरी यात्रा में जो है भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी जो है इनका रथ भी जो वो निकाला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस यात्रा में 3 देवी देवताओं का जो रथ निकाले जाते हैं, और सबसे पहला जो रथ निकाला जाता है ना, ये आपका बलभद्र का जो वो रथ निकाला जाता है। और बीच में जो आपका रथ होता है ये आपका सुभद्रा का रथ होता है। और सबसे पीछे जो रथ होता है ना, ये आपके जगन्नाथ भगवान का जो वो रथ होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ का जो है नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ के जो रथ का नाम है ना, ये आपका गरुण ध्वज और कपिल ध्वज जो वो कहा जाता है। वहीं सुभद्रा जी के रथ का नाम जो है ये आपका देवदलन रथ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि वेयर डिड नेहरू अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ड नेशनलीज इन 1927, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1927 में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं में कांग्रेस में जो ये कहाँ शामिल हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में जो ये भाग लिए थे। तो कहाँ पर ये जो है भाग लिए थे, तो ब्रुसेल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या था ना, ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है ना, ये आपका 1210 मिलियन रहा था, जिसमें आपके 623 मिलियन जो है ना ये आपके पुरुषों रहे थे, यानी पुरुषों का जो परसेंटेज है ये आपके 51.54% रहा था। और आपके जो अगर महिलाओं की बात कर ले, तो महिलाओं का जो आपका प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 48.46% रहा था। वहीं अगर मिलियन में बात कर ले कि महिलाएं कितनी रही थी, तो ये आपका 586 मिलियन रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 1210 मिलियन ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर बिलियन में ऑप्शन में दिया गया होगा तो 1.21 बिलियन जो है ये आपका भारत का जो वो जनसंख्या रहा था। तो अगर बिलियन में दिया गया था तो 1.21 बिलियन आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य का जो बाल लिंगानुपात है ना ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाल लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु में जो है आपके बाल लिंगानुपात को जो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या के रूप में जो ये आपका परिभाषित जो वो किया जाता है। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो आपका बाल लिंगानुपात है ना ये आपका 972 रहा था। वहीं सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले राज्य की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो बाल लिंगानुपात है ना ये आपका 834 रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर जो आपका सबसे अधिक आपका बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका मिजोरम और मेघालय राज्य रहा था। मिजोरम और मेघालय राज्य का जो बाल लिंगानुपात है ना ये आपका 970 रहा था। तो इन दोनों राज्यों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया था आई थिंक आपका मिजोरम ही दिया गया था। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो देखिए जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग भारत का जो आपका बाल लिंग अनुपात है ना ये आपका 927 रहा था। और 2011 में आपका जो बाल लिंग अनुपात है ना ये आपका 919 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका बाल लिंग अनुपात के बारे में। अगर सिर्फ आपसे लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका लिंगानुपात है ना ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि इन विच स्क्रिप्ट वेयर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रिटेन इन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में अशोक के जो शिलालेख है ना ये किस लिपि में जो वो लिखे गए थे। तो देखिए अफगानिस्तान में पाए गए अशोक के जो शिलालेख है ना ये आपके ग्रीक और आरामी लिपि में जो ये आपके लिखे गए थे। तो ग्रीक और आरामी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अशोक के शिलालेख के बारे में कुछ और अन्य बातों को जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख है ना ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो ये आपके लिखे गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर उत्तर पश्चिम के बारे में पूछा जाए तो देखिए उत्तर पश्चिम हिस्से में अशोक के जो शिलालेख है ना ये आपके खरोष्टी लिपि में जो वो लिखे गए थे। इसके अलावा अशोक के शिलालेख में जो आपके प्रमुख शिलालेख थे ये आपके लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख जो है ये आपके प्रमुख शिलालेख में जो वो शामिल थे। और देखिए अशोक के जो शिलालेख थे ना ये आपके भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो ये आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना यानी घर पर राशन योजना की शुरुआत जो वो की थी। तो देखिए नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना की जो शुरुआत है ना ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो वो किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो आपका दुआरे राशन स्कीम जो शुरू किया गया था ना इसे अवैध घोषित कर जो है ये आपका बंद भी जो वो कर दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है ये कौन बनी है। तो देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो क्रिकेटर बनी है ना ये आपके डायना एडुल्जी बनी है। तो डायना एडुल्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे दूसरी भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 2024 में जो है आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाली जो आपका दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है ना ये आपका नीतू डेविड बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द बाथरूम्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर मेड ऑफ, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो स्नानागार थे ना यानी मोहनजोदाड़ो के जो महान स्नानागार थे इसके बनाने में जो है ये किसका इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार को बनाने में जो है ये आपका जो है पकी हुई ईंटों का यानी ब्रिक्स का यूज जो वो किया गया था। तो पकी हुई ईंट आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ एडहेसिव यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चिपकने वाले पदार्थ के रूप में जो ये किसका उपयोग जो वो किया गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में चिपकने वाले पदार्थों में जो है अगर बात कर ले तो इसमें जो आपका सबसे पहले मोर्टर्स का उपयोग किया गया था। इसके अलावा जिप्सम सीमेंट का भी जो वो उपयोग किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो मोटर्स और जिप्सम सीमेंट आपका यहाँ पे फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु बिकेम द
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम, यानी बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री जो ये कौन बने थे? तो देखिए बिहार के 9वीं बार जो मुख्यमंत्री है ना, ये नीतीश कुमार जो वो बने हैं, तो नीतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 59th एलिमेंट्स इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में ये जो आपका 59वां जो तत्व है ना, ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो देखिए आवर्त सारणी में जो आपका 59 जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली जो वो चित्र भी जो वो देख सकते हैं। देखिए 57 एलिमेंट से लेकर आपके 102 एलिमेंट जो आते हैं ना, ये आपके एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये सभी जो आपके इधर जो आ जाते हैं ना, ये आपके किस में आ जाते हैं? तो ये आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो आपके होते हैं ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये जो होता है ना, ये वाला जो आपका एलिमेंट्स है, ये सारे जो आपके एस ब्लॉक के जो वो एलिमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 59 वाला जो एलिमेंट है, इसका नाम क्या होता है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में 59 वाला तत्व का जो नाम है ना, ये आपके प्रेजोडाइमियम इसका जो वो तत्व का नाम है, और इसका जो सिंबल होता है ये आपका पीआर होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आपके कितने वर्ग हैं? तो आपके 18 ग्रुप्स हैं, और 7 जो ये आपके पीरियड्स हैं, यानी आवर्त हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 118 तत्व हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एक्ट वाज ब्राउट बाय रिपन फॉर द वर्कर्स, यानी रिपन ने जो है मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम जो वो लाया था? तो देखिए रिपन के द्वारा मजदूरों के लिए जो है ये आपका 1881 में फैक्ट्री एक्ट जो वो लाया गया था। और ये जो आपका 1881 का जो फैक्ट्री अधिनियम था ना, ये जो है भारतीय कारखानों में जो है बाल श्रम और काम करने की स्थितियों को जो ये आपका नियंत्रित जो वो करता था। तो 1881 का फैक्ट्री एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला जो है ये क्या थी? तो देखिए अंडाल की बात कर ले, ये आपका दक्षिण भारत की एक महिला संत थी। तो ऑप्शन में आपका संत दिया गया होगा, तो संत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके अंडाल थी ना, ये 12 हिंदू कवि संतों में जो है एकमात्र महिला अलवर भी थी। और उन्होंने जो है इन्होंने ही जो है कोथाई, नचियार और गोदा देवी के नाम से भी जो है इन्हें जो वो जाना जाता है। और अंडाल को दक्षिण का मीरा भी जो वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में जो है वो नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दिया गया था। तो एक आपका ललित कला एकेडमी जो वो दिया गया था, दूसरा ऑप्शन जो ये आपका संगीत नाटक एकेडमी जो वो दिया गया था, तीसरा ऑप्शन जो ये आपका पद्मश्री जो वो दिया गया था, और चौथा जो था ये आपका कालिदास सम्मान जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी, पद्मश्री और कालिदास सम्मान जो है ना, ये आपके नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन ये जो आपका ललित कला एकेडमी है ना, ये आपके कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को जो है ये आपका प्रदान किया जाता है। तो ललित कला एकेडमी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ललित कला एकेडमी से प्रीवियस शिफ्टों में भी जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पुणे में जो आपका ललित कला एकेडमी जो आपका है, इससे जो आपका उपाधि के रूप में जो ये किसी ख्याल गायन शैली को जो वो सम्मानित किया गया था, तो वहाँ पर आपका पंडित भीमसेन जोशी जो वो करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग रॉक इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड, यानी मौजूदा चट्टान को कायांतरी चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रोसेस को जो है ये आपका मेटामॉर्फिज्म जो है वो कहा जाता है। तो मेटामॉर्फिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लॉरियल्स ट्रीज ये जो आपके किस प्रकार के वन में जो वो पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपके लॉरियल्स जो ट्रीज होते हैं ना, ये आपके उस उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण सदाबहार वन में जो ये पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण सदाबहार वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट फूड्स डू यू ईट ऑन ए कीटो डाइट, यानी कीटो डाइट में जो है आप कौन सा आहार जो है वो लेते हैं? तो देखिए अगर कीटो डाइट की बात कर ले तो इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट को कम मात्रा में जो वो खाना होता है, और इसकी जगह फैट का जो सेवन है ना, ये सबसे ज़्यादा जो वो किया जाता है। और इस डाइट से शरीर की ऊर्जा के लिए जो है वसा जलाने में जो ये आपका मदद जो वो मिलती है। और कीटो डाइट से वजन कम करने और कई बीमारियों को खतरे को कम करने में भी जो है ये आपका मदद जो वो मिलती है। और कीटो डाइट के अगर आपके ईट की बात कर ले, यानी कौन कौन सा भोजन आपका कीटो डाइट के अंतर्गत आता है? तो देखिए एग यानी अंडा आ जाता है, इसके अलावा चीज़ आ जाता है, इसके अलावा एवोकाडो आ जाता है, मीट एंड
पोल्ट्री आ जाता है, डेयरी मिल्क आ जाता है, सी फूड आता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, ग्रीक यगर्ट आ जाता है और बेरी आ जाते हैं। ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके कीटो डाइट के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, एक तरफ जो आपका विटामिन का जो वो नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो आपका कमी से होने वाले रोग को जो वो आपको सही मिलान जो वो करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम होता है ये आपका रेटिनोल होता है और विटामिन ए की कमी से जो है ये आपका रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया जो वो रोग होता है। तो विटामिन ए में जो आपका रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया ये जो आपका सही मिलान होगा। विटामिन बी जो आपका दिया गया था, तो देखिए विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमिन होता है और विटामिन बी1 की कमी से जो है ये आपका बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है और इससे आपका जो है जीभ और होठ का जो फटते हैं ना, ये आपके विटामिन बी2 की कमी के कारण ही जो वो फटते हैं। विटामिन बी3 के बारे में इससे पहले पूछा गया था, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका नियासिन होता है और इसी के कारण जो है आपका पेलाग्रा रोग होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन होता है और इससे आपका जो एनीमिया और त्वचा रोग होता है। हालांकि विटामिन बी6 से भी जो है आपका एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी आपका दिया गया था क्वेश्चन में, तो देखिए विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम है ना, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से जो है ये आपका अस्कर्बी रोग होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये आपका कैल्सीफेरोल होता है और इसकी कमी से जो आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिसिया जैसे रोग जब वो आपके होते हैं। तो विटामिन डी में जो आपका ये वाला सही मैचिंग होगा, विटामिन सी में आपका ये सही मैचिंग होगा। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ना, ये आपका टोकोफेरोल होता है और इसकी कमी से जो आपका जनन शक्ति जो वो कम हो जाता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये आपका फिलोक्यूनोन होता है और विटामिन के की कमी से जो है आपका रक्त का धक्का जो वो नहीं जम पाता है। तो इनमें से आपका ABCD के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य से जो वो पूछा गया था। जो आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से आपका कथन बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था। 4 कथन जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से जो वो दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका गलत कथन जो वो दिया गया था। तो देखिए 11 मौलिक कर्तव्य सारे PDF में आपको अपलोड कर दिया हूँ। तो 11 मौलिक कर्तव्य में आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा, उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका आई लव्ड का जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वो आपको लिखना था। तो देखिए आई लव्ड को जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये जो होगा वो आपका आई विल लव हो जाएगा। तो आई विल लव जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा तो उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ईडियम की बात कर ले तो ईडियम में जो आपका गेम चेंजर का जो ईडियम जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए गेम चेंजर का जो ईडियम होता है ना वो आपका समथिंग या फिर समवन दैट अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ ए गेम वेरी मच, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जो खेल के परिणाम को बहुत अधिक जो वो प्रभावित करता है, ये जो आपका गेम चेंजर का जो वो ईडियम होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका ईडियम पूछा गया था जो कि बीटिंग अराउंड द बस का जो आपसे ईडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बीटिंग अराउंड द बस का जो ईडियम होता है ना, टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन, टू स्टॉल, टू वेस्ट टाइम, यानी कृषि प्रश्न का उत्तर देने से बचना या फिर रुकना या फिर आपका भाग झोंकना, ये जो होता है ना ये आपका बीटिंग अराउंड द बस का जो वो ईडियम होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और आपका जो ईडियम आपसे पूछा गया था NX2 ग्राइंड का जो आपसे ईडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए NX2 ग्राइंड का जो मतलब होता है ना, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस योर एक्शन, यानी आपका जो है एक मजबूत राय या फिर स्वार्थी कारण जो आपके कार्य को जो वो प्रभावित करता है। तो ये जो होता है ना NX2 ग्राइंड का जो है ये आपका सही ईडियम होता है। तो इस ऑप्शन पे जिन्होंने भी चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर ले तो देखिए एम्बैरेसमेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए एम्बैरेसमेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है ना वो आपका EMBARRASSMENT होता है। तो इस प्रकार से एम्बैरेसमेंट में जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बिजार का जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए बिजार का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है BIZARRE होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट
आंसर होगा। इसके अलावा डिलीजेंट का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए डिलीजेंट का जो आपका सिनोनिम जो मतलब होता है ना, ये आपका परिश्रमी होता है। और ऑप्शन में जो आपका एक जो है इंडस्ट्रियस जो वो दिया गया था, तो देखिए डिलीजेंट का जो आपका सही सिनोनिम होगा ना, वो आपका इंडस्ट्रियस होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियस का जो हिंदी का जो मतलब होता है ना, वो आपका मेहनती होता है। तो इंडस्ट्रियस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य सिनोनिम और एंटोनिम की बात कर ले, तो देखिए आइसोलेशन का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, तो आइसोलेशन का आप सिनोनिम जो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा येलिंग का भी जो आपसे एंटोनिम पूछा गया था, मर्सीफुल का भी जो आपसे एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा 100% रियल और ऑथेंटिक मिले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।